नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। कोरोना की तीसरी लहर कम होने के बाद नीतीश सरकार ने पाबंदी में बड़ी छूट दी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान खुले। तीसरी लहर में केस की संख्या कम होते ही पटना का हनुमान मंदिर भी भक्तों के लिए खोल दिया गया। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में अकेले अपने दम पर राजद लड़ेगी, तेजस्वी यादव ने की घोषणा। अब खबरें विस्तार से। कोरोना की तीसरी लहर कम होने के बाद नीतीश सरकार ने पाबंदियों में बड़ी छूट दी है। सूबे में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, पार्क, मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थलों को सशर्त खोलने की अनुमति दे दी गई। 9वीं कक्षा से ऊपर के स्कूल और कोचिंग सेंटर 100% उपस्थिति के साथ सामान्य रूप से खुलेंगे, तो वहीं 8वीं तक के स्कूल 50% उपस्थिति के साथ खोलने की बात कही गई है। नाइट कर्फ्यू को भी खत्म करने की घोषणा कर दी गई है। साथ ही सभी सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे। केवल टीका प्राप्त आगंतुक को ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी। यह गाइडलाइन 13 फरवरी तक के लिए प्रभावी होगी। इसके पहले रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित आपदा प्रबंधन समूह की बैठक बुलाई गई, जिसमें नए गाइडलाइन पर अंतिम मुहर लगाई गई। तो वहीं तीसरी लहर में केस की संख्या कम होते ही पटना का हनुमान मंदिर भी भक्तों के लिए खोल दिया गया है। मंदिर का दरवाजा खुलते ही भक्तों ने पूजा पाठ प्रारंभ कर दी। पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर समेत राज्य के अन्य मंदिर संक्रमण के कारण बंद कर दिए गए थे। मंदिर के न्यास सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि मंदिर के द्वारा बंद होने से आमदनी भी प्रभावित हुई है। अब कोरोना काल से लेकर के अब तक मंदिर को तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित एक निजी क्लिनिक से नवजात की चोरी का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि चंडी निवासी बबन मांझी की पत्नी पूजा कुमारी को प्रसव के दौरान तेज दर्द होने पर परिजन सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे लड़का पैदा हुआ, मगर इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन ने उसे अम्बे रोड स्थित निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहाँ एक महिला आशा बताकर सेवा करने की बात कहकर बच्चे को गोद में लेकर फरार हो गई। क्लिनिक के संचालक ने बताया कि महिला पर लोगों को शक है। स्थानीय थाने को सूचना दे दी गई है। में क्या हुआ सर ऐसा? हमारे यहाँ ये मरीज भर्ती हुआ है। करीब जाके कितना बजे तक भर्ती हुआ है मरीज? 2 बजे भर्ती होने के 2 बजे भर्ती हुआ है और मरीज बहुत सीरियस हालात में, बेहोशी हालात में आया है। और उसके बाद इसका, हम तो यहाँ पर थे नहीं, एक टेम्पू वाला आया उससे कि भाई ये चंडी का मरीज कहाँ है पूछते हुए, तो टेम्पू वाला इसको पहुँचा दिया और यहाँ इसके परिवार बन के 4 घंटा रहा और अस्पताल को शक नहीं हुआ कि ये गैर आदमी है और इसी का और नजायज का फायदा उठा लिया। कौन बच्ची थी? बच्चा था। मैंने मरीज के साथ हिल मिल जुल के 4 घंटा संबंध बना लिया ताकि यहाँ के कर्मचारी नहीं पूछ सका कि भाई ये गैर आदमी। अगर ये सही चीज़ मरीज के आदमी जरा सा बताता परिजन कि ये हमारा आदमी नहीं है, तो हम लोग उस पर तत्काल कार्रवाई करते। कह रहे हैं कि आशा अपने आप को बता, फर्जी नाम बेचा है, वासा कोई नहीं। आपका नाम क्या हुआ सर? पंकज सिंह। क्या हुआ? संचालक हुआ। के बगल में पेशेंट है, बच्चा चोरी हो गया। बगल में पेशेंट है ना, वो यहाँ से निकल पेशेंट के चड्डी बदलवाई, पेट बदलवाई, बच्चा लैट्रिन की तो उसको पोछियो। तो हम पूछे कि आप कौन है, तो बोले कि मेरी बहन है मेरी। तो बोले कि ठीक है, तो ठंडा में बढ़िया से झाँप पोत के दे दीजिए। तो वहाँ बैठ गई, बोले कि अच्छा तेलवा लगाने दीजिए, उसके बाद उसके पास हम चलाएंगे। और वही वहाँ पे बैठ गई लेकर के, वहाँ पे हम यहाँ लेट गए आराम से, मोबाइल लगाए थे चार्ज में कि हम वहाँ पे है ये है। तब तक वो उधर चली गई सिस्टर, उधर वो मरीज के देखने के लिए। तब तक वो अपना उधर से उधर गायब हुई। यहाँ पर्दा लगा हुआ था। बोले कि उनको खाना है, उनको तो इतना ज़बरदस्ती कर रहा कि जाइए 8 बजे बंद हो जाएगा होटल। हम बोले कि 8 बजे होटल नहीं बंद होता, 9 बजे बंद होता है। तो क्या बताई थी अपने आप को? आशा उससे बता रही थी शायद। क्या इन लोग से आशा बताई होंगे, हम लोग से बोले, हम पूछे कि आप कौन है, तो बोले कि बहन है। तो इन लोग बोले कि बहन होगा मायके के, तो हम लोग के उतना क्या पता है, हो सकता है बहन होगी। बच्चा दे दिए उसके गोद में, इसके गोद में बच्चा दे दिए। तो लेके मतलब थोड़ा देर यहाँ बैठी, फिर यहाँ से धीरे धीरे घर तक के वहाँ गई। वहाँ से बैठे फिर वहाँ से वो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूनम देवी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से अपने उस बयान को दोहराया है, जिस बयान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में अकेले अपने दम पर लड़ेगी। तेजस्वी यादव का कहना है कि चूंकि यह जनता कार्यकर्ता की डिमांड है, इसलिए हम लोग उनके फैसले के तहत अपने दम पर बिहार में होने वाले विधान परिषद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या फायदा होगा नहीं होगा तो चुनाव के बाद पता चलेगा।
सब लोग का फैसला था कि हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल अपने दम पे चुनाव लड़े और लोगों के कार्यकर्ताओं की मांग थी, उसको हम लोग निभा रहे। मुख्यमंत्री अब लोगों से मिल नहीं रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि आप लगातार मिल रहे हैं, मुद्दों पे बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जनता के साथ है, जनता से मिलते नहीं, बात करते नहीं। मुख्यमंत्री जी विधानसभा चालू होने वाला बरस और उसमें हम लोग चला इतना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर के एनडीए में शामिल जदयू और बीजेपी आमने सामने आते दिख रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के लगातार जदयू सवाल उठा रही है, मांग कर रही है कि जिसे लेकर बीजेपी सांसद अजय निषाद ने जवाब दिया है। बीजेपी सांसद ने कहा है कि जब जब मुख्यमंत्री जी ने कुछ मांगा है तब तक प्रधानमंत्री जी ने दिया है, इसलिए मुख्यमंत्री पहले विकास की गति को प्रदान करे। विकास की गति जब बिहार में पकड़ेगी तो रोजगार सृजन होगा, फैक्ट्री उद्योग धंधा आना शुरू होंगे, तब आप जो मांगेंगे वो सब कुछ मिलेगा। वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे देश के जितने भी राज्य हैं सभी राज्य को 1,25,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सभी राज्यों, चूंकि सभी एक बिहारी नहीं है, सभी राज्य का जिम्मेवारी जो है माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी पे। विशेष राज्य की मांग लगातार बिहार की। देखिए, विशेष राज्य का मामला और सेंट्रल बजट से दोनों नहीं है। बजट अपना जो है भारत सरकार अपना आगे का जो विकास का गति देने के लिए जो सरकार का भी आ रहा है उस पर होता है, इसमें ये चीज का मामला का है ये नहीं। आप मांग करते हैं कि विशेष राज्य की बिहार को मिलना चाहिए? मेरा कहना है कि ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है। मुख्यमंत्री जी लगातार मांग रहे हैं और जब जब मुख्यमंत्री जी कुछ मांगे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री ने दिया ही है, तो मिलेगा इसका मतलब हर चीज। विशेष राज्य का मामला हो चाहे डायरेक्ट पैसा हो, जो पैसा भारत सरकार उपलब्ध करा रही है उस पे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी विकास का गति प्रदान करें। विकास का गति जब पकड़ेगा बिहार में, रोजगार धंधा का जो सृजन जो है वो रुकेगा, फैक्ट्री जब आना शुरू होगा तब ना आप फिर मांगते जाइएगा, जो मांगिएगा मिलेगा। सबसे बड़ा चीज़ है कि आय का साधन भी तो बढ़ाना पड़ेगा, हर समय मांगने की स्थिति में नहीं रखें। इस पर भी हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि भारत के नौजवान रोजगार मांगने वाला नहीं बने, रोजगार देने वाला बने। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपना आय का स्रोत को मतलब ग्रोथ बढ़ाए, आय का स्रोत बढ़ाए और जो भारत सरकार से जो मांगेंगे वो तो मिलता ही है। कभी भी मुख्यमंत्री जी को निराश नहीं किया गया है। समस्तीपुर जिले में मापतौल विभाग में सजग देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में सरकार के खजाने का राजस्व वसूली का महीना माना जाता है। वैसे ही जिले में मापतौल पदाधिकारी किलो और तराजू से संबंधित दुकानों को लगातार जांच में जुटी हुई है। जिले के विभिन्न दुकानों में इसकी जांच की जा रही है। जांच के उपरांत मीडिया से बात करते हुए मापतौल पदाधिकारी धनंजय प्रसाद ने बताया कि जिस दुकान में किलो तराजू से मापतौल होता है उसे वार्षिक जाँच होता है। जाँच होने से ग्राहक को उचित माप तौल से किसी भी प्रकार के सामान या वस्तु प्राप्त होता है। प्रत्येक गांव एवं शहरी क्षेत्र में दुकानदारों को चेकिंग किया जा रहा है और जो दुकानदार इसके दायरे में नहीं है उसे परामर्श दिया जाता है कि वह विलंब संबंधित कार्यालय में जाकर जांच करवा ले। जांच चल रही है, जो बिना सत्यापन के मापतौल रखा है उसको नोटिस किया जा रहा है। क्या गाइडलाइन दिया जा रहा है दुकानदारों को? वो अपना मापतौल उपकरणों को जो है समय सीमा जो दिया जा रहा है उसके अंदर वो वेरिफिकेशन करा लें, अन्यथा उनको पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी के साथ उनको वेरीफाई किया जाएगा। ये वार्षिक है क्या? इसमें दोनों तरह का कांटा होता है। जो मैनुअल होता है उसको 2 वार्षिक होता है और जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा उसको साल भर पर उसको रिन्यू कराना पड़ता है। जी जी, परिचय देंगे सर। मेरा नाम धनंजय प्रसाद, मापतौल पदाधिकारी समस्तीपुर। समय आपको किसी आदमी से नहीं, स्वयं जाइए कार्यालय में, स्वयं काम कराइए, कोई दलालबाजी नहीं। अपने से जाइए, पार्ट बटखारा ले जाइए, सत्यापन कराइए और उसको जैसे कि तब चलाइए। समझ गए ना? ठीक है, मैं नोटिस देता हूँ इसको, जो है इसे जाके बना लीजिए। साल 2022 में वार्ड पार्षद का चुनाव होना है। संभावित तिथि की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वर्तमान व भावी पार्षद अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार अभियान में लग गए हैं। प्रतिदिन पटना के किसी न किसी वार्ड में पार्षद समाज सेवा के काम में लगे हैं। तो वहीं पटना सिटी के वार्ड नंबर 71 में समाजसेवी पिंकू राय की पत्नी अर्चना राय भी पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए वार्ड से तैयार है। चुनाव का मुद्दा क्या होगा, इसके लिए पटना सिटी के मरसलामी में
एक प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया है जिसमें वो अपने चुनाव पे मुद्दे की बात की, लेकिन इसके पहले वार्ड के लोगों ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी या इनके उपलब्धियों को याद किया। वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार हूँ और मैं आप लोगों से इस माध्यम से यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं जब पार्षद बनूंगी तो मैं लोगों को क्या क्या सुविधाएं दूंगी जो अभी वर्तमान पार्षद नहीं दे पा रहे हैं। क्या क्या समस्या है वार्ड में? तो बहुत सारी समस्याएं हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि सड़क की समस्या है, जल जमाव, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो जन वितरण प्रणाली का जो होता है वो सब में भी बहुत अनियमितता दिख रही है, जिनकी शिकायत हमारे पास आती है और वहाँ की जनता चाहती है कि आप सत्ता में आइए और उस समस्या को दूर कीजिए और मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ अपने उनके विश्वास पे खड़ी करने की। क्या क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? जी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क निर्माण, जो भी लोगों की समस्याएं हैं जितने भी, उनको मैं दूर करने की कोशिश करूंगी। सही बात है। खबर पटना से है जहां मधुबनी का रहने वाला एक युवक ने लॉज के कमरे में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एनएमसीएच भेज दिया है। फिलहाल पुलिस का मानना है कि डिप्रेशन में आकर युवक ने सुसाइड की होगी। पुलिस के सूचना मिलने पर मृतक के परिवार वाले पहुंच गए हैं। घटना बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रामकृष्ण कॉलोनी स्थित पुष्पांजलि लॉज का है, जहां प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे 22 साल के छात्र ने आत्महत्या की है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर के जदयू की तरफ से 3 दिवसीय साइकिल मार्च निकाला गया है। इस मुहिम का नाम हर घर दस्तक विशेष हस्ताक्षर रखा गया है। 3 दिवसीय सांकेतिक यात्रा यह पटना में निकाला गया है। जदयू की तरफ से यह यात्रा निकाला गया है। आपको बता दें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर के यह यात्रा निकाला गया है। बालिका गृहकांड में यौन शोषण के मामले को लेकर के पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की तिथि तय हो गई है। पटना के गायघाट स्थित उत्तर रक्षा गृह की घटना पर सुनवाई 11 फरवरी 2022 को होगी। हाईकोर्ट ने इसी याचिका को पटना हाईकोर्ट के जुवेनाइल जस्टिस मॉनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया है। तो वहीं इस मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार भी लगाई है। मामले की वकील और महिला विकास मंच की लीगल एडवाइजर मीनू कुमारी के अनुसार सोमवार को हुई कार्यवाही में चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार से रिप्लाई मांगा है। उनसे पूछा है कि सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई। कोर्ट ने पूछा है कि आपने कोई एक्शन लिया या नहीं। इस पर सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा है कि अभी इसमें एक्शन नहीं हुआ है, हम एक बार पीड़िता की बातों को सुन लेंगे, उसके बाद एक्शन लेंगे। जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और पूछा है कि अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ कर रही है। पीड़िता की ओर से एक हस्तक्षेप याचिका दायर किया गया है, लेकिन इसकी प्रति राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होने के कारण सुनवाई को 11 फरवरी 2022 तक के लिए टाल दिया गया है। इस कमेटी में जस्टिस आशुतोष कुमार अध्यक्ष है, जबकि जस्टिस संजनी कुमार शरण व जस्टिस नवनीत कुमार पांडे इनके सदस्य हैं। पटना से सटे मोकामा में देर रात एक अनियंत्रित कार मिठाई दुकान में घुस गई है। रात होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अनियंत्रित कार दुकान का काउंटर तोड़ते हुए दुकान के अंदर घुस गया। काउंटर में रखे सभी मिठाई बर्बाद हो गई। रात्रि में दुकान मालिक कृष्णनंदन महतो की दुकान के अंदर ही सो रहे थे। उन्होंने बताया कि अनियंत्रित कार उनके दुकान के अंदर घुस गई। पूरा काउंटर टूट गया है। इसमें रखी मिठाई पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। हजारों का आर्थिक नुकसान हुआ है। दानापुर के गोला रोड में वाणिज्यकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर के घर चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने 15 लाख रुपए से अधिक के जेवरात, कैमरा, लैपटॉप चोरी कर चलते बने। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दानापुर के गोला रोड स्थित बैंक कॉलोनी में वाणिज्यकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर वीरेंद्र सिंह रहते हैं। वीरेंद्र सिंह सचिवालय के विकास भवन में पदस्थापित है। 3 दिन पहले वे घर को बंद कर अपनी बहन से मिलने पूरे परिवार के साथ चित्तरंजन गए थे। सोमवार को जब वे वापस घर लौटे तो घर का दरवाजा टूटा था। घर में रखे गोदरेज में सभी सामान गायब थे। छानबीन के क्रम में उन्होंने पाया कि घर में रखे गए सोने के जेवरात, कैमरा और लैपटॉप गायब हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 15 लाख रुपए है। ये हम लोग रिलेटिव के यहाँ बाहर गए हुए थे 3 तारीख को। उसके बाद आज चूँकि मंडे है तो ऑफिस आना था मुझे, तो वाइफ तो वहीं है, तो हम आए तो बैग रखे नीचे। जैसे आए तो मेन गेट जो हमारा है बाउंड्री वाला, उसका ताला लगा हुआ था। उसको खोल के नॉर्मल हम अंदर आए
तो जो सीढ़ी पे आने वाला गेट है वो टूटा हुआ था। उसके बाद नीचे एक रूम का गेट भी टूटा हुआ था। तो शंका हो गई कि कुछ न अनिष्ट हो गया है। फिर जैसे सीढ़ी पे ऊपर चढ़े तो जो हमारे फ्लैट में मेन आने का जो रास्ता है वो भी दरवाज़ा टूटा था। फिर मेरे बेडरूम का दरवाज़ा टूटा हुआ था। तो वहाँ जो अलमारी था उसी में वाइफ का जो गहना था वो सारे रखे हुए थे, तो वो लेकर निकल गए। अब कितने की चोरी हुई है? मुझे लगता है 10-12 लाख रुपए का तो कम से कम चला ही गया है, क्योंकि उन्होंने जितने गहने थे सोने के चांदी के, बच्चे का जो था वो सारा लेकर चले गए हैं। और मेरा डिजिटल कैमरा हैंडी कैम था वो भी ले गए हैं, और पेन ड्राइव भी था। कैश वगैरह भी था? क्या कैश नहीं, कैश नहीं था। फिलहाल आज की खबर में तैयार आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले। ओरिएंटल मसाले। कोरोना की तीसरी लहर कम होने के बाद नीतीश सरकार ने पाबंदियों में बड़ी छूट दी है। सूबे में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, पार्क, मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थलों को सशर्त खोलने की अनुमति दे दी गई। 9वीं कक्षा से ऊपर के स्कूल और कोचिंग सेंटर 100% उपस्थिति के साथ सामान्य रूप से खुलेंगे, तो वहीं 8वीं तक के स्कूल 50% उपस्थिति के साथ खोलने की बात कही गई है। नाइट कर्फ्यू को भी खत्म करने की घोषणा कर दी गई है। साथ ही सभी सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे। केवल टीका प्राप्त आगंतुक को ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी। यह गाइडलाइन 13 फरवरी तक के लिए प्रभावी होगी। इसके पहले रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित आपदा प्रबंधन समूह की बैठक बुलाई गई, जिसमें नए गाइडलाइन पर अंतिम मुहर लगाई गई। वहीं तीसरी लहर में केस की संख्या कम होते ही पटना का हनुमान मंदिर भी भक्तों के लिए खोल दिया गया है। मंदिर का दरवाजा खुलते ही भक्तों ने पूजा पाठ प्रारंभ कर दी। पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर समेत राज्य के अन्य मंदिर संक्रमण के कारण बंद कर दिए गए थे। मंदिर के न्यास सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि मंदिर के द्वारा बंद होने से आमदनी भी प्रभावित हुई है। अब कोरोना काल से लेकर के अब तक मंदिर को तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित एक निजी क्लिनिक से नवजात की चोरी का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि चंडी निवासी बबन मांझी की पत्नी पूजा कुमारी को प्रसव के दौरान तेज दर्द होने पर परिजन सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे लड़का पैदा हुआ, मगर इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन ने उसे अम्बे रोड स्थित निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहाँ एक महिला आशा बताकर सेवा करने की बात कहकर बच्चे को गोद में लेकर फरार हो गई। क्लिनिक के संचालक ने बताया कि महिला पर लोगों को शक है, स्थानीय थाने को सूचना दे दी गई है। में क्या हुआ सर ऐसा? हमारे यहाँ ये मरीज भर्ती हुआ है, करीब जाके कितना बजे तक भर्ती हुआ है बेटे? 2 बजे भर्ती होने के, हाँ 2 बजे भर्ती हुआ है, और मरीज बहुत सीरियस हालात में, बेहोशी हालात में आया है। और उसके बाद इसका, हम तो यहाँ पर थे नहीं, एक टेम्पू वाला आया उससे कि भाई ये चंडी का मरीज कहाँ है पूछते हुए, तो टेम्पू वाला इसको पहुँचा दिया। और यहाँ इसके परिवार बनते 4 घंटा रहा, और अस्पताल को शक नहीं हुआ कि ये गैर आदमी है, और इसी का वो नजायज का फायदा उठा लिया। कौन बच्ची थी? बच्चा था। मैंने मरीज के साथ हिल मिल जुल के 4 घंटा संबंध बना लिया, ताकि यहाँ के कर्मचारी नहीं पूछ सका कि भाई ये गैर आदमी। अगर ये सही चीज़ मरीज के आदमी जरा सा बताता परिजन कि ये हमारा आदमी नहीं है, तो हम लोग उस पर तत्काल कार्रवाई करते। करें कि आशा अपने आप को बता, वो फर्जी नाम बेचा है, वासा कोई नहीं। आपका नाम क्या हुआ सर? पंकज सिंह। क्या हुआ? संचालक हुआ। के बगल में पेशेंट है, बच्चा चोरी हो गया। बगल में पेशेंट है ना, वो यहाँ से निकल पेशेंट के चड्डी बदलवाई, पेट बदलवाई, बच्चा लेटरिन की तो उसको पोछियो। तो हम पूछे कि आप कौन है, तो बोले कि मेरी बहन है मेरी। तो बोले कि ठीक है, तो ठंडा में बढ़िया से झाँप पोत के दे दीजिए। तो वहाँ बैठ गई, बोले कि अच्छा तेलवा लगाने दीजिए, उसके बाद उसके पास हम चलाएंगे। और वही वहाँ पे बैठ गई लेकर के, वहाँ पे हम यहाँ लेट गए आराम से, मोबाइल लगाए थे चार्ज में कि हम वहाँ पे है ये है। तब तक वो उधर चली गई सिस्टर, उधर वो मरीज के देखने के लिए। तब तक वो अपना उधर से उधर गायब हो, यहाँ पर्दा लगा हुआ था। बोले कि उनको खाना, उनको तो इतना ज़बरदस्ती कर रहा कि जाइए 8 बजे बंद हो जाएगा
होटल, हम बोले कि 8 बजे होटल नहीं बंद होता, 9 बजे बंद होता है। तो क्या बताई थी अपने आप को, आशा उसा बता रही थी साहब क्या? इन लोग से आशा बताई होंगे, हम लोग से बोले, हम पूछे कि आप कौन है, तो बोले कि बहन है। तो इन लोग बोले कि बहन होगा मायके के, तो हम लोग के उतना क्या पता है, हो सकता है बहन होगी। बच्चा दे दिए उसके गोद में, इसके गोद में बच्चा दे दिए, तो लेके मतलब थोड़ा देर यहाँ बैठी, फिर यहाँ से धीरे धीरे घर तक के वहाँ गई, वहाँ से बैठे बैठे फिर वहाँ से वो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूनम देवी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से अपने उस बयान को दोहराया है, जिस बयान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में अकेले अपने दम पर लड़ेगी। तेजस्वी यादव का कहना है कि चूंकि यह जनता कार्यकर्ता की डिमांड है, इसलिए हम लोग उनके फैसले के तहत अपने दम पर बिहार में होने वाले विधान परिषद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो क्या फायदा होगा नहीं होगा तो चुनाव के बाद पता चलेगा। हम लोग सब लोग का फैसला था कि हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल अपने दम पे चुनाव लड़े और लोगों के कार्यकर्ताओं की मांग थी, उसको हम लोग निभा रहे। मुख्यमंत्री अब लोगों से मिल नहीं रहे, सबसे बड़ी बात है कि आप लगातार मिल रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जनता के साथ है, जनता से मिलते नहीं, मुलाकात करते नहीं। मुख्यमंत्री जी विधानसभा चालू होने वाला तो उसमें हम चला इतना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर के एनडीए में शामिल जदयू और बीजेपी आमने सामने आते दिख रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के लगातार जदयू सवाल उठा रही है, मांग कर रही है कि जिसे लेकर बीजेपी सांसद अजय निषाद ने जवाब दिया है। बीजेपी सांसद ने कहा है कि जब जब मुख्यमंत्री जी ने कुछ मांगा है तब तब प्रधानमंत्री जी ने दिया है, इसलिए मुख्यमंत्री पहले विकास की गति को प्रदान करे। विकास की गति जब बिहार में पकड़ेगी तो रोजगार सृजन होगा, फैक्ट्री उद्योग धंधा आना शुरू होंगे, तब आप जो मांगेंगे वो सब कुछ मिलेगा। वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे देश के जितने भी राज्य हैं सभी राज्य को 1,25,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सभी राज्यों, चूंकि सभी एक बिहारी नहीं है, सभी राज्य का जिम्मेवारी जो है माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी पे। विशेष राज्य की मांग लगातार बिहार की। देखिए, विशेष राज्य का मामला और सेंट्रल बजट से दोनों नहीं है। बजट अपना जो है भारत सरकार अपना आगे का जो विकास का गति देने के लिए जो सरकार का आय व्यय है उस पर होता है, इसमें ये चीज़ का मामला का है ये नहीं। आप मांग करते हैं कि विशेष राज्य की बिहार को मिलना चाहिए? मेरा कहना है कि ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है। मुख्यमंत्री जी लगातार मांग रहे हैं और जब जब मुख्यमंत्री जी कुछ मांगे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री ने दिया ही है, तो मिलेगा इसका मतलब हर चीज। विशेष राज्य का मामला हो चाहे डायरेक्ट पैसा हो, जो पैसा भारत सरकार उपलब्ध करा रही है उस पे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी विकास का गति प्रदान करें। विकास का गति जब पकड़ेगा बिहार में, रोजगार धंधा का जो सृजन जो है वो रुकेगा, फैक्ट्री जब आना शुरू होगा तब ना आप फिर मांगते जाइएगा, जो मांगिएगा मिलेगा। सबसे बड़ा चीज़ है कि आय का साधन भी तो बढ़ाना पड़ेगा, हर समय मांगने की स्थिति में नहीं रखें। इस पर भी हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि भारत के नौजवान रोजगार मांगने वाला नहीं बने, रोजगार देने वाला बने। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपना आय का स्रोत को मतलब ग्रोथ बढ़ाए, आय का स्रोत बढ़ाए और जो भारत सरकार से जो मांगेंगे वो तो मिलता ही है। कभी भी मुख्यमंत्री जी को निराश नहीं किया गया है। समस्तीपुर जिले में मापतौल विभाग में सजग देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में सरकार के खजाने का राजस्व वसूली का महीना माना जाता है। वैसे ही जिले में मापतौल पदाधिकारी किलो और तराजू से संबंधित दुकानों को लगातार जांच में जुटी हुई है। जिले के विभिन्न दुकानों में इसकी जांच की जा रही है। जांच के उपरांत मीडिया से बात करते हुए मापतौल पदाधिकारी धनंजय प्रसाद ने बताया कि जिस दुकान में किलो तराजू से मापतौल होता है उसे वार्षिक जाँच होता है। जाँच होने से ग्राहक को उचित माप तौल से किसी भी प्रकार के सामान या वस्तु प्राप्त होता है। प्रत्येक गांव एवं शहरी क्षेत्र में दुकानदारों को चेकिंग किया जा रहा है और जो दुकानदार इसके दायरे में नहीं है उसे परामर्श दिया जाता है कि वह विलंब संबंधित कार्यालय में जाकर जांच करवा ले। जांच चल रही है, जो बिना सत्यापन के मापतौल रखा है उसको नोटिस किया जा रहा है।
क्या गाइडलाइन दिया जा रहा है दुकानदारों को? वो अपना माप तोल उपकरणों को जो है समय सीमा जो दिया जा रहा है उसके अंदर वो वेरिफिकेशन करा लें, अन्यथा उनको पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी के साथ उसको वेरीफाई किया जाएगा। ये वार्षिक है क्या? इसमें दोनों तरह का कांटा होता है। जो मैनुअल होता है उसको 2 वार्षिक होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा उसको साल भर पर उसको रिन्यू कराना पड़ता है। जी जी, आप परिचय देंगे सर। मेरा नाम धनंजय प्रसाद, माप तोल पदाधिकारी समस्तीपुर। समय आपको किसी आदमी से नहीं, स्वयं जाइए कार्यालय में, स्वयं काम कराइए, कोई दलालबाजी नहीं। अपने से जाइए, 5 बेड खाना ले जाइए, सत्यापन कराइए और उसको जैसे कि तब चलाइए। समझ गए ना? हाँ ठीक है, मैं नोटिस देता हूँ इसको, तो है इससे जाके बना लीजिए। साल 2022 में वार्ड पार्षद का चुनाव होना है। संभावित तिथि की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वर्तमान व भावी पार्षद अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार अभियान में लग गए हैं। प्रतिदिन पटना के किसी न किसी वार्ड में पार्षद समाज सेवा के काम में लगे हैं। तो वहीं पटना सिटी के वार्ड नंबर 71 में समाज सेवी पिंकू राय की पत्नी अर्चना राय भी पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए वार्ड से तैयार है। चुनाव का मुद्दा क्या होगा, इसके लिए पटना सिटी के मरसलामी में एक प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया है, जिसमें वो अपने चुनाव पे मुद्दे की बात की। लेकिन इसके पहले वार्ड के लोगों ने सर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी या इनके उपलब्धियों को याद किया। वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार हूँ, और मैं आप लोगों इस माध्यम से यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं जब पार्षद बनूंगी तो मैं लोगों को क्या क्या सुविधाएं दूंगी जो अभी वर्तमान पार्षद नहीं दे पा रहे हैं। क्या क्या समस्या है वार्ड में? वार्ड में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि सड़क की समस्या है, जल जमाव, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो जन वितरण प्रणाली का जो होता है वो सब में भी बहुत अनियमितता दिख रही है, जिनकी शिकायत हमारे पास आती है। और वहाँ की जनता चाहती है कि आप सत्ता में आइए और उस समस्या को दूर कीजिए, और मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ उनके विश्वास पे खड़ी करने की। क्या क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? जी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क निर्माण, जो भी लोगों की समस्याएं हैं जितने भी, उनको मैं दूर करने की कोशिश करूंगी। सही बात है। खबर पटना से है, जहां मधुबनी का रहने वाला एक युवक ने लॉज के कमरे में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एनएमसीएच भेज दिया है। फिलहाल पुलिस का मानना है कि डिप्रेशन में आकर युवक ने सुसाइड की होगी। पुलिस के सूचना मिलने पर मृतक के परिवार वाले पहुंच गए हैं। घटना बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रामकृष्ण कॉलोनी स्थित पुष्पांजलि लॉज का है, जहां प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे 22 साल के छात्र ने आत्महत्या की है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर के जदयू की तरफ से 3 दिवसीय साइकिल मार्च निकाला गया है। इस मुहिम का नाम हर घर दस्तक विशेष हस्ताक्षर रखा गया है। 3 दिवसीय सांकेतिक यात्रा यह पटना में निकाला गया है। जदयू की तरफ से यह यात्रा निकाला गया है। आपको बता दें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर के यह यात्रा निकाला गया है। बालिका गृहकांड में यौन शोषण के मामले को लेकर के पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की तिथि तय हो गई है। पटना के गायघाट स्थित उत्तर रक्षा गृह की घटना पर सुनवाई 11 फरवरी 2022 को होगी। हाईकोर्ट ने इसी याचिका को पटना हाईकोर्ट के जुवेनाइल जस्टिस मॉनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया है। तो वहीं इस मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार भी लगाई है। मामले की वकील और महिला विकास मंच की लीगल एडवाइजर मीनू कुमारी के अनुसार सोमवार को हुई कार्यवाही में चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार से रिप्लाई मांगा है। उनसे पूछा है कि सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई। कोर्ट ने पूछा है कि आपने कोई एक्शन लिया या नहीं। इस पर सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा है कि अभी इसमें एक्शन नहीं हुआ है, हम एक बार पीड़िता की बातों को सुन लेंगे, उसके बाद एक्शन लेंगे। जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और पूछा है कि अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ कर रही है। पीड़िता की ओर से एक हस्तक्षेप याचिका दायर किया गया है, लेकिन इसकी प्रति राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होने के कारण सुनवाई को 11 फरवरी 2022 तक के लिए टाल दिया गया है। इस कमेटी में जस्टिस आशुतोष कुमार अध्यक्ष है, जबकि जस्टिस अंजनी कुमार शरण व जस्टिस नवनीत कुमार पांडे इनके सदस्य हैं।
पटना से सटे मोकामा में देर रात एक अनियंत्रित कार मिठाई दुकान में घुस गई है। रात होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अनियंत्रित कार दुकान का काउंटर तोड़ते हुए दुकान के अंदर घुस गया। काउंटर में रखे सभी मिठाई बर्बाद हो गई। रात्रि में दुकान मालिक कृष्ण नंदन महतो की दुकान के अंदर ही सो रहे थे। उन्होंने बताया कि अनियंत्रित कार उनके दुकान के अंदर घुस गई। पूरा काउंटर टूट गया है। इसमें रखी मिठाई पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। हजारों का आर्थिक नुकसान हुआ है। दानापुर के गोला रोड में वाणिज्यकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर के घर चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने 15 लाख रुपए से अधिक के जेवरात, कैमरा, लैपटॉप चोरी कर चलते बने। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दानापुर के गोला रोड स्थित बैंक कॉलोनी में वाणिज्यकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर वीरेंद्र सिंह रहते हैं। वीरेंद्र सिंह सचिवालय के विकास भवन में पदस्थापित है। 3 दिन पहले वे घर को बंद कर अपनी बहन से मिलने पूरे परिवार के साथ चित्तरंजन गए थे। सोमवार को जब वे वापस घर लौटे तो घर का दरवाजा टूटा था। घर में रखे गोदरेज में सभी सामान गायब थे। छानबीन के क्रम में उन्होंने पाया कि घर में रखे गए सोने के जेवरात, कैमरा और लैपटॉप गायब हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 15 लाख रुपए है। ये हम लोग रिलेटिव के यहाँ बाहर गए हुए थे 3 तारीख को। उसके बाद आज चूँकि मंडे है तो ऑफिस आना था मुझे, तो वाइफ तो वहीं है, तो हम आए तो बैग रखे नीचे। जैसे आए तो मेन गेट जो हमारा है बाउंड्री वाला, उसका ताला लगा हुआ था। उसको खोल के नॉर्मल हम अंदर आए तो जो सीढ़ी पे आने वाला गेट है वो टूटा हुआ था। उसके बाद नीचे एक रूम का गेट भी टूटा हुआ था। तो शंका हो गई कि कुछ न अनिष्ट हो गया है। फिर जैसे सीढ़ी पे ऊपर चढ़े तो जो हमारे फ्लैट में मेन आने का जो रास्ता है वो भी दरवाज़ा टूटा था। फिर मेरे बेडरूम का दरवाज़ा टूटा हुआ था। तो वहाँ जो अलमारी था उसी में वाइफ का जो गहना था वो सारे रखे हुए थे, तो वो लेकर निकल गए। अब कितनी की चोरी हुई है? मुझे लगता है 10-12 लाख रुपए का तो कम से कम चला ही गया है, क्योंकि उन्होंने जितने गहने थे सोने के, चांदी के, बच्चे का जो था वो सारा लेकर चले गए हैं। और मेरा डिजिटल कैमरा, हैंडी कैम था वो भी ले गए हैं और पेन ड्राइव भी था। कैश वगैरह भी था? क्या कैश नहीं, कैश कुछ कैश नहीं था, कैश नहीं।